साइड मुझे प्रिपेयर करना है, तो इसमें एक हाइड्रोजन मेरा एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। तो एक हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म पे होगा, और एटॉमिक फॉर्म पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट को क्या नहीं करते हैं, निकालते नहीं है। इस वजह से यहाँ पर 2 अमाउंट ऑफ क्या लिया गया है, वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है। और 2 अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास इसका अगर आप आयोनाइजेशन का प्रोसेस करोगे तो H प्लस बनेगा और OH क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और मैंने इसको 2 की क्वांटिटी में निकाल दिया, मतलब 2H प्लस बनेगा और 2 क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सोडियम है, एक सोडियम पे कितने पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, 1 पॉजिटिव चार्जेस आता है। किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू अ बोरबरी स्कीम, इस 1 के बेसिस पे इस पे 1 पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, आपको ये बात पता होगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट रिएक्टेंट है वहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे 1 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव, एक हाइड्रोक्साइड आयन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन पे कितने नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने पॉजिटिव हैं, एक ही पॉजिटिव है, तो इसको मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2Na पॉजिटिव लिख दूंगी। मतलब एक Na पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 2Na पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए 2 नेगेटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल हो गया। इसका मतलब है कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ किसका रिएक्शन कराते हैं, सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमको क्या गिव करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके का कंपाउंड है, एक बेसिक कंपाउंड है, और साथ में हमारे पास 2H प्लस आयन बचता है, जो कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म पे नेचर पे क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ये जो एरो है ये किसको बता रहा है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है और वो एटमॉस्फेयर पे क्या हो जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है। जो केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस पे सोडियम के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में है। वाटर के नीचे क्या लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है, मतलब वो एक्वस फॉर्म पे है, मतलब वाटर के फॉर्म पे है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे वाटर पे बना है, तो इस वजह से यहाँ पे AQ लिखा है, दैट इज एक्वस। और फिर हाइड्रोजन गैस के सामने क्या लिखा है, G लिखा है, ये कौन सा स्टेट हो जाता है, गैसेस हो जाता है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में उस एलिमेंट या मॉलिक्यूल के नीचे अगर S लिखा होता है, L लिखा होता है, AQ लिखा होता है या G लिखा होता है, मतलब वो क्या बता रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शन का फिजिकल स्टेट वो बता रहा होता है। ठीक है, और ये जो एरो है ये किसको बता रहा है, कोई भी अगर गैस हमारे पास है तो वो गैस एटमॉस्फेयर पे इवापोरेट होके जा रही है, ये एरो हमको वो बताता है। और सिंगल एरो से जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो आपको क्या बताता है, एक कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को बताता है, और उस कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। और एज अ एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि मैंने एक सोडियम मेटल लिया और सोडियम मेटल का जब वाटर में रिएक्शन कराया तो उसने मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट दिया और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होने लगी, रिलीज होने लगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। कोई भी 2 एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है और यही 2 एग्जाम्पल आपको क्या करना है, लिखना है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है, उसने रिएक्ट किया है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो अगर इस पे आयन की बात की जाए तो सोडियम पे कितने चार्जेस हैं, 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पे सोडियम पे है हमारा 1 पॉजिटिव और क्लोरीन पे है 1 नेगेटिव। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इस पे होगा क्या, अब इसने रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। AgCl जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे बनेगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है, मतलब एक सॉल्यूशन में छोटा छोटा पाउडर वाला पार्टिकल बनेगा और वो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, जिसको हम PPT के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और एरो, कौन से एरो का रिप्रेजेंटेशन, तो डाउनवर्ड एरो का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है प्रेसिपिटेट के लिए। ठीक, और
और साथ में क्या बनेगा, तो आपका सोडियम है और साथ में NaNO3 बन जाएगा, दैट इज अ सोडियम नाइट्रेट। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया और इसने भी कंप्लीशन को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो इस वजह से ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही एक और रिएक्शन इसमें बताया गया है जिसमें हम मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो देखिए ये मेरा Mg हो गया और मैंने इसका रिएक्शन O2 के साथ कराया और इसने रिएक्ट करके क्या दिया, MgO दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, और अगर बैलेंस है तो कैसे है, और नहीं है तो बैलेंस आप कैसे करोगे। कोई भी एक स्टूडेंट इसको बैलेंस करके बताइए, बताइए। रॉन्ग है, तो बैलेंस करेंगे 2 mg आएगा और फिर ओ आएगा, ऐसे आएगा, 2 सामने आएगा। हाँ ठीक है, लिख के बताओ। मतलब 2 mg O आएगा आंसर, मतलब हाँ इसको प्लस हाँ करेक्ट है। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे बताइए पूरी वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। वैलेंसी निकालो पहले Mg का, और Mg के बाद कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो बताओ आफ्टर आयोनाइजेशन प्रोसेस। इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो आयोनाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू अ बोरबरी स्कीम हम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको स्टेबल करेंगे और स्टेबल करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ बताइए। एमजी की वैलेंसी +2 होती है और हाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में दी है, तो मतलब इसकी वैलेंसी -4 होगी। तो हाँ हमें मैग्नीशियम की भी वैलेंसी +4 करनी पड़ेगी। तो हाँ इसकी वजह से Mg के सामने में 2 लग जाएगा, तो इसका हाँ जो प्रोडक्ट होगा वो 2 MgO हो जाएगा। वेरी गुड रिया, बिल्कुल करेक्ट है रिया का जो आंसर है, ठीक है आपने समझ लिया होगा। अकॉर्डिंग टू अ बोरबरी स्कीम उन्होंने बताया है रिया ने, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। उनका आंसर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने ये बोला कि Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 282 आ जाएगा। इस 2 के बेसिस पे एक Mg पे क्लासेस के टाइम पे समीक्षा को बोलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, 4 टाइम्स मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। देखिए यहाँ पे 2 चार्जेस हैं तो 2 चार्जेस के बेसिस पे इसमें +2 चार्जेस आ गए, तो एक मैग्नीशियम पे कितने चार्ज आ गए, +2 चार्जेस आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा 2 और 6 आएगा। अब इसको ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्जेस है, -2 चार्जेस है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने चार्जेस हो जाएंगे, -4 चार्जेस हो जाएंगे। जब एक Mg पे +2 है तो 2 Mg करूंगी तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ का +4 और यहाँ का -4 दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा 2MgO बन जाएगा, ठीक है। और हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक रिएक्शंस होते हैं जिसको आपको इस हिसाब से क्या करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा ये समझ में आएगा। कोई भी 2 रिएक्शन आपको एक डिफाइन पूछा जाएगा, आपको डिफाइन लिखना है और डिफाइन लिखने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी 2 रिएक्शन, जैसे मैंने आपको सोडियम और वाटर का बताया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का बताया, और मैग्नीशियम और O2 का बताया, जो भी आपको सिंपल लगता है उसको एज अ एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक बताया जा रहा है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो याद रखिए
आप इस चैप्टर में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो वो आपका क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। एंड दीज केमिकल इक्विलिब्रियम आर पॉसिबल इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओनली वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल होता है। बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम क्या, डबल एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डबल हेडेड एरो भी बोला जाता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जब कंप्लीशन होता है तो ये वाला एरो आप यूज करोगे, और जब आपका क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो आप इस एरो को रिप्रेजेंट करोगे। मतलब एक बार जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और दूसरी बार जो रिएक्शन वो तो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन पे इस तरीके का एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि किसी ना किसी टाइम पे वो जो रिएक्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि कौन से केमिकल इक्वेशन पे केमिकल इक्विलिब्रियम है या नहीं, ये पता करने का। ठीक, तो आप आसानी से पता कर सकोगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, मतलब उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया गया है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन गैस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिएक्शन हम जब हम 3 अमाउंट ऑफ H2 के साथ कराते हैं तो वो हमको क्या गिव करता है, अमोनिया गैस क्या करता है, गिव करता है। ठीक है, ये अमोनिया गैस इसने गिव कर दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद होता क्या है, ये अमोनिया फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में, और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। पहले तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के बाद इसने अमोनिया बना लिया, लेकिन अमोनिया जो गैसियस स्टेट में रहता है, फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अचीव करते हुए वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती रहेगी, चलते रहेगी। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जिस कंडीशन पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट इक्वल ना बोला जाए, कांस्टेंट हो जाती है, तो उस टाइम पर उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ दैट रिएक्शन बोला जाएगा। ऐसा ही कोई केमिकल रिएक्शन अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो H2 और I2 होते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2HI बना लेंगे। आफ्टर सम टाइम के बाद ये HI डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होके फिर क्या बना लेगा, H2 और I2 बना लेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, सारा का सारा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल नहीं रहने की वजह से वो डिसोसिएट हो जाएगा, और वो डिसोसिएट होके जिससे वो बना था उसी चीज को वो क्या करने लगता है, दोबारा बनाने लग जाता है। और जब एक्सेस अमाउंट में वो रिएक्टेंट बन गया तो वो फिर से आपस में जुड़ के किसको बनाने लग जाता है, प्रोडक्ट को बनाने लग जाता है। मतलब एक साइकिल टाइप से ये रिएक्शन जो है वो चलता रहता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म पे शो करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल इसमें बताया गया है, इन दोनों के अलावा। ये इजी एग्जांपल मैंने आपको बताया है, एग्जांपल एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिखिएगा। एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो अमोनिया बनने वाला है, और एक हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का मैंने बताया, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसा प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा इसी का एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाता है किसमें, CaO में, दैट इज कॉल्ड अ लाइम, इसको लाइम बोला जाता है। और डिसोसिएट होने के बाद बबल्स के फॉर्म पे इसमें से बहुत सारी गैसेस निकलने लगती हैं, और वो हमारी कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होता है, ये लाइम दोबारा से इस गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये एरो रिप्रेजेंट किया है, बट इसमें ये एरो नहीं लगेगा, क्योंकि सम टाइम के बाद ये गैसेस फिर से क्या करेगी, इस CO के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेगी। बुक में भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि गैसेस अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे निकलती है तो वो कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि वो दोबारा उस प्रोडक्ट के अनदर
बोला जाए कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्या बना देती है, रिएक्टेंट बना देती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन जब होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, लेकिन इस टाइम पर जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस भी कांस्टेंट हो जाती हैं, मतलब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर इवापोरेट होके नहीं जाती। लेकिन इनिशियली इनके बनने की रेट, गैसेस के जो बनने की रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और धीरे धीरे इन गैसेस के बनने की रेट कम हो जाती है। ऐसा किस वजह से होता है, तो ऐसा प्रेशर की वजह से होता है। हमने देखा था जब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस, इवापोरेशन और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है। इवापोरेशन में कोई लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, और वही वेपर जब कंटेनर क्लोज्ड हो, मतलब एक क्लोज्ड सिस्टम में उस वर्क को आप करा रहे होगे, तो वो गैस फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें एटमॉस्फेयर पे गैसेस ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा रिएक्शन शो कर रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा होगा, मतलब उसने केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अचीव कर लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी केमिकल इक्वेशन कंप्लीशन को अचीव कर लेता है, और इरिवर्सिबल में कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन को अचीव नहीं करता, बल्कि वो क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है। जो भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको सिंगल हेड एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम पे इसको डिफाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे आयरन का एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। इस आयरन के कॉन्सेप्ट में किया क्या गया है, आयरन पे हमने स्टीम को पास किया, जैसे ही स्टीम को पास करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ इसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलने लगती है। और कुछ टाइम के बाद यही हाइड्रोजन गैस उस फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, आयरन बना लेती है। लेकिन याद रखना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो होता है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत टाइम तक होता रहे, तो इसमें ये जो वाटर बना है ना, ये वाटर स्टीम के फॉर्म पे बना है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में है ना। एक्चुअल में देखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन देखोगे तो जो आपका कोल्ड वाटर होगा ना, तो उसके लिए नॉर्मल हम H2O का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। अगर आपके पास कोई हॉट वाटर होगा तो उसके लिए 2H2O या फिर 3H2O का फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे स्टीम के फॉर्म पे है तो कभी कभी 3H2O भी लग जाता है और 4H2O भी लग जाता है। मतलब एक रिएक्शन के बेस पे बता रही हूँ, हालांकि ये बैलेंस्ड होता है, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि कोल्ड वाटर अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो वाटर की क्वांटिटी कम रहती है, वहीं पर अगर हॉट वाटर या स्टीम की बात की जाए ना, तो केमिकल इक्वेशन में जो वाटर का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कभी आपको पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो कि अगर वाटर का अमाउंट किसी केमिकल रिएक्शन में ज्यादा है, मतलब वो हॉट वाटर हो सकता है या फिर स्टीम के फॉर्म पे हो सकता है। अगर कंपेयर करने बोला जाए कि कहीं पर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी केमिकल इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे ना तो आपको वो बात समझ में आएगी कि कहाँ पर वो उसको स्टीम के फॉर्म पे ले रहा है, कहाँ पे हॉट वाटर के फॉर्म पे ले रहा है, कहाँ पे कोल्ड वाटर के फॉर्म पे ले रहा है। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है, बट एक्चुअल होता नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिल सकता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो स्टीम यहाँ पे बन रही है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद ये जो वाटर और आयरन बनेगा वो स्टीम बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जैसे ही स्टीम बनना बंद हो जाएगा मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं होगा, और फॉर्म नहीं होने पर इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है ये कंप्लीशन को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। आपको एज अ एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जनरेट कैसे होता है, बट आफ्टर सम टाइम के बाद ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीशन को अचीव कर लेगा, ये बात भी जानकर रखिए। इसके बाद देखो, क्योंकि इसमें वेपर बन रहा है और वो वेपर वहां से निकलता जाता है। इसके बाद स्टेटमेंट दिया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है, जब हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के,
किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उसको क्या बोला जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको डिफाइन पूछा जाएगा तो उसका डिफाइन आपको यही लिखना होगा, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ एज अ एग्जांपल। आप इनमें से कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने आपको बता दिया है, नथिंग इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम किस पे आएंगे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस जो आपका इक्विलिब्रियम है उस पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उस पे आते हैं। इसमें आपको बस इस केमिकल रिएक्शन पे ये जो दिया हुआ है ना, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको आपको मेमोरी पे रखना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा होमोजेनस और हेट्रोजेनस का, इसको देख लेते हैं हम। कौन सा, हाँ ये वाला। देखिए ये आपका हो जाता है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है, जब आपका रिएक्टेंट का जो मीडियम है, या फिजिकल स्टेट बोलूं, और प्रोडक्ट का जो मीडियम है, ये दोनों का मीडियम कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखो कैसे, कि यहाँ पर जो आपका H2 है वो कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। जो आपका I2 है वो कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। और जो 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना वो भी कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। मतलब ऐसा भी कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको मिल रहा है, कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है, या फिर रिएक्टेंट का मीडियम और प्रोडक्ट का मीडियम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें अदर एग्जांपल्स भी बताए गए हैं। इन अदर एग्जांपल्स के बारे में देखोगे तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, 2NO जिसका फॉर्मूला है। इसमें नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है वो भी आपका कौन से स्टेट में है, गैसियस। इसके अलावा अदर एग्जांपल आप देखोगे बाकी के दो, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट भी कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीके का कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो। थोड़ी देर के बाद मैं क्लास लेती हूँ। हाँ चलिए,
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम था। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा क्या, देखो इसमें आप देखोगे कि जो आपका रिएक्टेंट का आपका फिजिकल स्टेट है और जो आपके प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट है, इसमें आपका रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये दूसरी चीज है। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम दिया है इसमें ना, बट ये तो कंप्लीशन को अचीव कर रहा है। सॉरी, इसको स्टेप्स में बताया गया है, इस वजह से यहाँ पे जो एरो आपका लगा हुआ है ना, वो सिंगल एरो लगा हुआ है, बट इसका जो आप टोटल ना, क्या बोल रहे हो? बस मारने का मन कर रहा है, मारूंगी। क्या लिखा? व्हाट हैपेंड? चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीशन को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मीडियम में क्या आ जाए, डिफरेंसेस आ जाए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपका फिजिकल स्टेट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कैसा होता है? डिफरेंट होता है, और उस टाइम पर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने होमोजेनस और हेटेरोजेनस और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में जाना, ठीक है। आगे की क्लास में हम इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। चलिए।